माइटोकॉन्ड्रिया सिंपली कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। कैसे, क्यों, इसको हम डिटेल से समझेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के लिए याद रखिए कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है लिपिड्स की, लेकिन लिपिड्स में भी इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन लो और ये ज्यादा परमिएबल होते हैं। स्पेशल प्रोटीन इसमें पाई जाती है, पोरिन प्रोटीन। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी वो फोल्डिंग होगी उसकी, ड्यू टू हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन एंड लो लिपिड कंसंट्रेशन। इनर मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, इसमें लो लिपिड कंसंट्रेशन एंड हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन। और ये होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल और इनके एक हिस्से में ज्यादा प्रोटीन जिस लोकेशन में होंगी उसको कहा जाएगा क्रिस्टी। तो यहां हमें दो कंपार्टमेंट मिल रहे हैं। एक कंपार्टमेंट दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। या हम ये कहें कि आउटर कंपार्टमेंट। और इसके अंदर वाला जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे इनर कंपार्टमेंट आर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्चुअली उसमें जो सॉल्यूशन पाया जाएगा उसको कहेंगे, और कंपार्टमेंट को कहा जाएगा इनर कंपार्टमेंट। याद रखिए कि इन दोनों कंपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे आउटर कंपार्टमेंट को जनरली कहा जाता है प्रोटॉन रिजर्वायर, यानी ज्यादा प्रोटॉन्स स्टोर यहां हो। और मैट्रिक्स के अंदर दूसरे मटेरियल्स जैसे कि इसके अंदर होगा डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आयंस। देखते हैं उनको डिटेल में, देखें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में पाया जाएगा
सर्कुलर डीएनए, लाइक प्रोकैरियोट्स, लेकिन इसका नंबर ज्यादा भी हो सकता है। मींस एक डीएनए जरूरी नहीं, दो चार ज्यादा भी हो सकते हैं। इस सर्कुलर डीएनए की प्रॉपर्टी ये है कि ये जी सी रिच है। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बांड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होते हैं। जितने हाइड्रोजन बांड ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो जीसी रेट का मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा का मतलब कि लो डीनेचुरेशन सिचुएशन। इसमें डीनेचुरेशन के चांसेस कम होंगे और ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा टाइम तक रह सकेगा। दूसरे इसमें होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम पाए जाएंगे 70S। 70S का मतलब कि जैसे हमने कहा बैक्टीरियल डीएनए, तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स। उसके अलावा इसमें टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए सभी पाए जाएंगे। और राइबोसोमल आरएनए भी है, टीआरएनए भी है, मैसेंजर आरएनए। जब अगर सारी चीजें हैं तो ये प्रोटीन्स भी अपने लिए बना सकते हैं। अगर ये प्रोटीन्स भी बना सकते हैं तो इन प्रोटीन बनाने के लिए मींस यहां जो एंजाइम्स होंगे राइबोसोम पे वो सारे अवेलेबल होंगे। दूसरी बात, ये अगर ये प्रोटीन बना सकते हैं, ये आरएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन भी तो कर सकते हैं ना। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्पेशली एंजाइम हम बात करें, आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा। इसमें कई तरह के एंजाइम होंगे और इन एंजाइम की वजह से यहां बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शंस हो सकेंगे। देखें भाई, डीएनए, डीएनए से ये सारी चीजें बनेगी। राइबोसोम अपना होगा, राइबोस टीआरएनए अपना होगा, मैसेंजर आरएनए होगा, अपने लिए एंजाइम भी बनाएंगे, प्रोटीन्स भी बना सकेंगे। और ये एंजाइम स्पेशल रिएक्शन को चलाएंगे जिसका नाम होगा क्रेब्स साइकिल। यहां एंजाइम तो होंगे लेकिन स्पेशली क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स के अंदर दूसरी बात के यहां कई तरह के आयंस एंड को एंजाइम भी पाए जाएंगे। सपोज हम बात करें एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, थोड़े नाम बता देते हैं जैसे सिट्रेट, सिंथेस, एकोनिटेस, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, और
पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ये सारे एंजाइम पाए जाएंगे किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन इन एंजाइम को चाहिए होते हैं एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स NAD, FAD, ATP, ये कोएंजाइम। एक्टिवेटर्स जो इनको चाहिए वो स्पेशली मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे एक्टिवेटर चाहिए एंजाइम्स को। क्रिस्टी को हम निकाल के देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर की देख कैसी होगी। ये हमने कहा आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड करेगी, और इसका नाम दिया हमने क्रिस्टी का। अब ये साइड मैट्रिक्स साइड, अब ये साइड बाहर मतलब किसकी डायरेक्शन में? साइटोसोलिक साइड। ये साइड यानी इनर मेम्ब्रेन के बाहरी सारी साइड को हम क्या कहेंगे? साइटोसोल साइड। इस वजह से मैट्रिक्स साइड को इसको एम फेज कहेंगे और साइटोसोलिक साइड को सी फेज कहेंगे। इसके अंदर इस मेम्ब्रेन में कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हमने पढ़ा इसमें प्रोटीन का रेशो ज्यादा। और ये जो प्रोटीन NAD, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, FAD, सल्फर आयरन प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन्स इसमें पाउंडेड होते हैं, साइटोक्रोम्स वगैरह, और ये बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन आफ्टर क्रिस्टी के इस लोकेशन पे यहां पाए जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि ये कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रल प्रोटीन, इसको नाम दिया जाएगा F0 पार्टिकल, और इसके साथ यहां बाउंड होगा दूसरा जिसे F5, F6 पार्टिकल कहा है। और इसमें ये बड़ा सा फॉर्म होगा जिसे कहा जाएगा F1 पार्टिकल। अब देखिए भाई, F0 को बेस भी कहा जाता है, F5, S6 जो कि इसको होल्ड अप करते हैं और ये पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, इसे स्टार्क कहा जाएगा। और इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम एटीपेस, एटीपी सिंथेस। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्रेब साइकिल करेगा मैट्रिक्स के अंदर, उससे जो कोएंजाइम बनेंगे NADH2, FAD, NAD और जो भी ATP वगैरह बनेंगे, एक्चुअली NAD, FAD क्या करते हैं? यहां आके प्रोटॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जो कि प्रोटॉन इस लोकेशन से यानी NADH से FADH से प्रोटॉन इस तरफ आ जाएंगे, और प्रोटॉन के स्टोर होने को क्या कहेंगे? प्रोटॉन रिजर्वायर। लेकिन जब ये प्रोटॉन यहां से लीव करेंगे तो
यहां से ADP प्लस फास्फेट मिलेगा, ATP बनेगा। इस वजह से हमने क्या कह दिया कि एटीपी बनाने की वजह से इसे कहेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। और भी पॉइंट है, प्रोटॉन तो इधर आ जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रेवल करते हैं इस चेन से। तो प्रोटॉन्स के यहां गुजरने से बनेगी एटीपी, तो इसे क्या कहा, पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी सिंथेसिस। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ईटीएस से गुजरते हैं उससे हीट प्रोडक्शन होती है, मींस इससे कहेंगे थर्मियोजेनेसिस सेंटर। उसके अलावा इसका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, हीम फॉर्मेशन। फॉर हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। साइटो इस माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा भी काम होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब ये क्या होती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? भाई जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस कंडीशन में स्पर्म एग को सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा, बाकी चीजें प्रोवाइड नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस अंदर आएगा। इट मीन स्टेट इसके अंदर, एक के अंदर न्यूक्लियस भी अपना होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना होगा। अगर मेटरनल वे से, यानी मेटरनल की साइड से माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए तो इसे हम मेटरनल इनहेरिटेंस कहेंगे, क्योंकि उसमें डीएनए है। और कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया पेटर्नल साइड से नहीं आता। तो मेटरनल साइड को कंफर्म करने के लिए, ज्यादा डिटेक्ट करने के लिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे फोकस ज्यादा किया जाता है, मदर की साइड से डीएनए को। दूसरी बात यह कि माइटोकॉन्ड्रियास, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियास में अपना सर्कुलर डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, आरएनए सिंथेसिस भी करता है, सब चीजें होती है। तो ज्यादा चीजें, ज्यादा प्रोटीन रेशो, स्पेशली बात करें हम 15% तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स अपनी बना लेता है, लेकिन बाकी प्रोटीन के लिए डिपेंड होता है किस पे, न्यूक्लियस पे। मींस डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी। इस वजह से कहेंगे इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस तो है लेकिन पूरा नहीं ऑर्गेनेल। ऐसी सेल में दो ऑर्गेनेल हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस हैं और दोनों के पास 70s राइबोसोम भी है, डीएनए। लास्ट पॉइंट के, अगर आप इसको पूरी तरह से देखें, राइबोसोम, डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे बैक्टीरिया के अंदर। तो कहा जाता है कई अरसा पहले जब एनर्जी की कमी हो गई थी तो लार्ज बैक्टीरिया ने स्मॉल बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया था
लेकिन वो बैक्टीरिया अंदर डाइजेस्ट नहीं हुए थे। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुए थे तो अंदर वाले बैक्टीरिया और जिसके अंदर में बैक्टीरिया है, दोनों ने एक एसोसिएशन बना ली। कौन सी? के अंदर वाला जो बैक्टीरिया होगा वो एनर्जी प्रोड्यूस करके जिसके अंदर मौजूद है उसको देगा और वो इसको प्रोटेक्शन एंड फूड देगा। इस वजह से एक बैक्टीरिया के अंदर दूसरा बैक्टीरिया सर्वाइव करने लगा। सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोसिस। मीन्स ये रेस्पिरेटरी एरोबिक बैक्टीरिया जिसको दूसरे बैक्टीरिया ने एंगल्फ कर लिया, तो एंगल्फ करने के बाद ये रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया इसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ और एसोसिएशन में क्या हुआ, रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया ने इसको एटीपी बना के दिया और उस बैक्टीरिया ने उसको फूड और प्रोटेक्शन देना शुरू किया। सच थियरी इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोसिस थियरी। और इसी वजह से साइंटिस्ट का बिलीव ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर नहीं बनते और इनका नंबर ऐसे ही डिवाइड होगा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा दो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दो माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बनने होंगे वो एक माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनेंगे। मतलब इसका डिवीजन का कंट्रोल न्यूक्लियस के अंदर नहीं। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड होगा फिजियोलॉजी और रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। किसी सेल को एनर्जी की नीड ज्यादा होगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, अगर एनर्जी कम होगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। और ऐसे ही जैसे हम नॉर्मली वर्क करते हैं, हमारे मस्कुलर एक्शन ज्यादा नहीं होते तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। अगर हम एथलीट्स की तरह ज्यादा फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें तो बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मसल सेल में ज्यादा होगा। लेकिन अगर फिर से एक्सरसाइज छोड़ दें तो माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज होंगे, उन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर ऑटोलाइसिस होगी। यहां तक हमने क्लियर कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया।